हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। वेलकम बैक। होप यू ऑल आर फाइन और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से कर रहे होगे। एंड लास्ट एक महीना रह गया है, राइट? तो इस लास्ट एक महीने में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, ठीक है? टॉपिक्स, उनमें सब टॉपिक्स, मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक। एंड ऐसा क्या आपने स्ट्रेटेजी रखनी है कि अब की बारी जो आप इतने टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं, तैयारी करते आ रहे हैं, वो एक बारी सफल हो जाए इस बार, राइट? कहने का मतलब ये है कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कितने नंबर निकालने हैं। जो एनालिसिस आपका एग्जाम को लेके है, जो भी, क्योंकि अब तक आपने देखो तैयारी एंड ऑल सब कुछ कर ली होगी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला काम है वो सब कुछ हो गया होगा। इस लास्ट के एक महीने में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, कहाँ से करनी है, कहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है? तो वो स्ट्रेटजी लास्ट मंथ की जो होती है वो मैं लेके आई हूँ। एंड इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो मैं इसमें बताने वाली हूँ। एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस भी और एनालिसिस जो पिछले 10 साल का है और रीसेंट ईयर्स में, तो वो मैंने पूरा उसका आपको, मतलब नंबर्स हैं, आंकड़े हैं मेरे पास, जिसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ। वो दैट तभी मैं इतने दावे के साथ कह पा रही हूँ कि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाओगे और इनमें फर्दर जिस तरह से अगर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो अपने एक्सपीरियंस और सब कुछ इन सबको लेते हुए जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बहुत मेहनत लगी है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, आधे तक देखोगे तो ऑब्वियसली सारी बात समझ में नहीं आएगी, पता नहीं लग पाएगा। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले जो भी न्यू कमर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड ऑल नोटिफिकेशंस जरूर, क्योंकि आगे आने वाली जो भी इस तरह की वीडियोस हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, है ना, स्पेशलाइजेशन वाइज अलग अलग, उनके रिगार्डिंग में हम वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें आपको सब टॉपिक्स की भी नॉलेज बताई जाएगी, इन द सेंस की कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, क्या करना है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ चैनल पे बने रहना पड़ेगा, ठीक है? चलो, सो गाइज हम शुरू करते हैं। देखो, अब आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना रह गया, ठीक है? तो पहले तो आप ये जान लो कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस, और आपकी मतलब कि आपको एक होता है ना कि कट ऑफ का आइडिया रहेगा तो ही आप उसके हिसाब से अपने मार्क्स सोच पाओगे कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, जेआरएफ के लिए करूं कि नेट के लिए करूं, ठीक है? पेपर का पैटर्न, बिकॉज देखो बच्चे, दो चीज होती है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो अब तक था वो हो चुका है, अब तक के पहले आपने हार्ड वर्क कर लिया है। कहने का मतलब है कि आपको जो टॉपिक्स की नॉलेज आपको गेन करनी थी, बुक्स पढ़ने थे, ये सब चीजें, कि मुझे टॉपिक का थॉरो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, प्रैक्टिस भी ऑब्वियसली आपने क्वेश्चंस के साथ साथ की होगी। अब क्या करना है हमें कि अब स्मार्ट वर्क वाला काम रह गया है लास्ट के एक महीने में। ये बहुत मायने रखते हैं। अगर आखिरी एक महीने में आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की तो क्या होता है कि आपकी पिछली सारी मेहनत बेकार चली जाती है, ठीक है? तो उसी के लिए मैंने इसलिए वीडियो बनाई। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, रिसेंट क्या ट्रेंड रह रहा है, पेपर का पैटर्न ऑब्वियसली है, बट उसमें कुछ और क्या चीजें जो मुझे बतानी है वो सब, राइट? फिर अटेम्प्ट आपको एग्जाम में कैसे करना है, कहाँ से कितने मार्क्स निकालने हैं कि पेपर क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, की किस टॉपिक से कितने मार्क्स आपको आप निकाल सकते हो, या कितने मार्क्स अब तक आते हैं, मतलब उस टॉपिक से रिगार्डिंग कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में, ठीक है? क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, अब किस चैप्टर से ज्यादा टॉप क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहाँ से आता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मतलब पार्ट बी पार्ट सी वाला कहाँ से आता है, देन परसेंटेज एनालिसिस उसकी, और लास्ट में जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने। मतलब इसमें सारा कुछ बहुत काम का है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो कट ऑफ एनालिसिस, सबसे पहले अगर हम देखें तो रीसेंट ट्रेंड हमें देखना ज्यादा जरूरी है। रीसेंट आपको पता है, जैसे तो पहले क्या होता था, साल में 2 बार पेपर होते थे, जून दिसंबर जून दिसंबर, बट अभी इधर ट्रेंड आपको पता है, एक साल 2021 में पेपर ही नहीं हुआ है ना। 2022 में शुरुआत में हुआ था ना, फेब में, राइट? तो उसका कट ऑफ अगर आप देखोगे हमारे अपने सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, बिकॉज मैंने ये वीडियो पूरी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बनाई है, सो ऑब्वियसली चैनल का नाम कीमोफिलस लॉरिका है, तो केमिस्ट्री लविंग, राइट? सो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो जेआरएफ के लिए क्या कट ऑफ्स गई हैं और नेट के लिए। अब ये डिपेंड करता है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एज लिमिट एंड ऑल, एज लिमिट एंड ऑल आपने क्राइटेरिया सारा कुछ देख लिया होगा, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करना चाहते, जिनको ये है कि हम सिर्फ नेट क्वालिफाई कर लें, है ना? उनकी सोच आगे डिफरेंट होती है, हमें जेआरएफ अभी नहीं करना है फर्दर, इस तरह से हम नेट करके आगे जॉब वगैरह करना चाहते हैं। तो उस रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो नेट के लिए आपकी ये है, ठीक है? ये यूआर मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए, तो 47.4, मतलब आप इसको 48 भी मान लो ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पे जेआरएफ के लिए 52.7, इसको 53 मान लो, ठीक है? तो ये आपकी कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी कैटेगरी में, एसटी में एंड पीडब्ल्यूडी में, सबकी आपको कट ऑफ एनालिसिस आप देख सकते हो 2022 में गई है, ठीक है? कितनी है? 52.7 एंड 47.4। अब देखते हैं इससे पहले का। इससे पहले में आप देख सकते हो उससे कम थी ना, देखो 52 से 50 हो गई, और यहाँ पे आपकी कितनी थी? 47, यहाँ से 45,
यानी 2020 में, क्योंकि 21 में तो पेपर हुआ नहीं है, जो 20 नवंबर में हुआ था उसमें ये आपकी स्ट्रेटेजी उनकी, मतलब ये आपकी कट ऑफ रही, ठीक है। उससे पहले आप देखोगे, देखो थोड़ी फिर से ज़्यादा गई 50 से 55, तो एक्चुअली ये आपका, अब ये आपका पेपर था दिसंबर 2019 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 55 और 47.7 गई है। उससे पहले 47.5 ये बहुत ही कम गई थी, ये देखो ये उससे भी कम गई है नेट वाली। तो 2019 जून में जो है पेपर आपका काफ़ी टफ आया था, इसका मतलब तभी आपकी कट ऑफ ऐसे गई है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम सारे एनालिसिस देख लें, तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं ना, 50% के अराउंड अगर आप रहोगे, है ना, 50% के अराउंड रहोगे तो नेट आपका डैम श्योर क्लियर है। एंड अगर आप 55% तक का सोचते हो तो आपका जेआरएफ डेड श्योर क्लियर है ना। अब ये बात आई कि 50% 55% मार्क्स कितने हैं, तो हम उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपको पता है, देखो 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, 3 घंटे में आपको करना होता है ना। 20 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में एप्टीट्यूड के आते हैं, एंड एप्टीट्यूड में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं, कुछ जो अच्छे होते हैं उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको जो 20 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो यानी 30 मार्क्स हो गए यहाँ से। ऐसे ही पार्ट ए की बात कर लेते हैं, चलो, तो पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा है, जो रीजनिंग एंड ऑल रेगुलर करते रहते हैं, या मतलब वो ऑब्वियसली कई बच्चों का अच्छा होता है, कईयों का नहीं अच्छा होता है, ठीक है, प्रैक्टिस कई लोग नहीं करते, उनका फिर भी अच्छा होता है। तो 15 क्वेश्चन में से वो बच्चे मतलब 12 उनके बड़े आराम से सही हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी 15 में से 12 हो जाते हैं, जबकि मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, बट ऑब्वियसली मैथ्स अच्छी रही है, रीजनिंग। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको इस चीज का बेनिफिट उठाना है ना। आपको अगर पता है कि आप इस जोन में अच्छे हैं, हम यहाँ से अपने बढ़िया नंबर निकाल सकते हैं, तो भाई क्यों ना निकालें, हमें तो पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपका, लेकिन वो शो शॉर्ट होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही 40 क्वेश्चन पार्ट बी का जो है, उसमें आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, मतलब चॉइस है एक तरह से, हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है। पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं तीनों स्पेशलाइजेशन से, इसमें भी आपके तीनों स्पेशलाइजेशन से आते हैं, यहाँ पे भी, राइट। इसमें आपके 20-20-20 तीनों में से आते हैं। 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं, सब में से सेलेक्ट करके, जो कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 मार्क्स का ये बात बनी, ठीक है। तो ये तो है आपका पेपर पैटर्न, जिसमें से आपको यानी कि 200 नंबर है, 3 घंटे में आपको वो, मतलब टोटल मार्क्स 200 है, आपको कितने लेके आने हैं और वो कहाँ-कहाँ से आप निकाल सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। मतलब आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं पार्ट ए, ठीक है, पार्ट बी एंड द थर्ड वन पार्ट सी, मैं मान लेती हूँ कोई बच्चा नहीं है अच्छा एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वगैरह में, 5 से 8 क्वेश्चन इतने तो कर ही पाएगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मतलब 5 से 8 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 10 से 16 मार्क्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 10 से 16 नंबर यहाँ आपके बन सकते हैं। और अगर उसमें भी मैं कहूँ कुछ गड़बड़ी हो गई, नहीं अटेम्प्ट, ऊंच नीच होती है ना, तो ओवरऑल यहाँ से हम 12 मार्क्स अपने निकाल सकते हैं क्या, 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, मतलब हम ले लें कि 6 टू द 12, 6 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि 12 नंबर यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है, डन। इतना क्वेश्चन, इतना जो लेवल है एप्टीट्यूड का, उसमें मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा 6 क्वेश्चन कर लेगा, जो सीएसआई नेट लेवल की ऑब्वियसली तैयारी कर रहा है, उसने कुछ तो किया होगा ना एप्टीट्यूड के लिए। हाँ, दो मैं आपको बता दूं, एक चीज, एक बात और बता दूं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका रीजनिंग अच्छा है, अच्छी है, मतलब उनका ये पार्ट अच्छा है, तो वो पार्ट ए एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आपको फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के सॉल्व करके जाने चाहिए, उससे क्या होता है आपकी स्पीड बढ़ती है, बहुत बेनिफिट मिलता है यार, ऐसा भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। देन कम्स पार्ट बी। पार्ट बी में आपको पता है कि 40 क्वेश्चन है, 40 में से 35 करने हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें से आप 18 से 23 के आसपास क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आपको देखो कितने करने हैं, 35 क्वेश्चन करने हैं। मैं 35 भी नहीं कह रही यार, और ये मैं वो बता रही हूँ कि कम से कम में भी, मतलब कट टू कट अगर मैं बताऊं तो 18 से 23 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, तो यानी आपके इंटू 2 करोगे आप, तो कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके में, 18 से 36 से 46 के अराउंड मार्क्स, ठीक है, 36 से आपके 46 के अराउंड मार्क्स बन जाएंगे। आई होप, जस्ट अ मिनट, आई होप आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी, राइट। 36 से 46 मार्क्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे 18 से लेके 23 क्वेश्चंस के बीच में, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं यहाँ मान लूँ अगर 36-46 के बीच का अगर हम कुछ लेते हैं कि 38-39 मार्क्स के अराउंड हमारा यहाँ से भी जहाँ तक है निकल जाना चाहिए, है ना, मतलब निकल अगर जाएगा 19 क्वेश्चंस के अराउंड। लेकिन ये श्योर शॉट होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप श्योर शॉट नहीं है तो मत अटेम्प्ट किया करो, बिल्कुल सोच समझ के पहले पूरे पेपर में से अटेम्प्ट करो, ठीक है। रिस्क तब लेना है अगर आपका वो जोन पास ही नहीं हो पा रहा है। सपोज करो 200 नंबर हैं,
200 में से मैं बोलती हूँ अगर कोई बच्चा 110 से 120 के बीच में आ रहा है तो उसका जेआरएफ डेफिनेटली क्वालिफाई है, डेफिनेटली मींस सीरियसली डेफिनेटली, ठीक है। बिकॉज ये आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज हमने अभी अभी चेक किया, कट ऑफ एनालिसिस वगैरह चेक किया था हमने, ठीक है। तो जिसको जेआरएफ क्वालिफाई करना है वो अपना टारगेट 110 से 120 के बीच में रखो एंड जिसको नेट रखना है वो अपना आप 100 के अराउंड भी रखोगे, 100 से 110 के बीच में तो सेफ रहोगे। वैसे तो देखो आपका ट्रेंड ऐसा रहा है कि 90 से 110 के बीच में ही नेट का रहता है, बट मैं फिर भी वही बता रही हूँ कि सेफ प्ले करो तो ठीक है ना। तो 100 प्लस थोड़ा कोशिश करो, 105 तक मुझे लेके आना है, 105 से 120 के बीच में जिनका रहेगा उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो 38 मार्क्स हमने यहाँ से ले लिए। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी में 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं, आपको इसमें टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चन। तो इसलिए मैं 15 से 20 यहाँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पार्ट सी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं बहुत ईजी होते हैं, जो आपने अगर पढ़ रखा है, थॉरो स्टडी कर रखी है, आपको 4 नंबर उसका सीधा मिलेगा, है ना। तो 4 नंबर के हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाते हैं, 60 से 80 के बीच के मार्क्स। और उसमें भी मैं मान लेती हूँ कि ठीक है, काट पीट के जो भी हमारे 60 मार्क्स ही हमें इसमें से हम निकाल पाए। तो टोटल हमारा कितना हो गया, आप देखो जरा, 60 मान लिया हमने, 38 मान लिया और 12। ये आप अगर, ये भी हमने तब हमने कहा है अगर भाई बहुत ही हम ये कहना कि हार्ड हम सोच के चल रहे हैं कि नहीं हमें, हमसे यहाँ से ये नहीं हो पाएगा, हमसे वहां से वो नहीं हो पाएगा, तो भी आपके 110 नंबर बन जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करके चलोगे डेफिनेटली एग्जाम ये वाला क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये चेक कर लिया कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, ये तो कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें वो ये है कि आपका टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप देख सकते हो, इसका बेटा जो पीडीएफ है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरा एनालिसिस है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर 2000 से, जस्ट मिनट पर पेन का कलर चेंज कर दूं अदरवाइज आप लोग देख नहीं पाओगे, टिकट ब्लैक, दिस वन, दिसंबर 2016 जून 2011, ठीक है। ये पूरा ट्रेंड है पार्ट बी पार्ट सी में से, अगर आप यहाँ देखोगे ना, और मतलब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा परसेंटेज एनालिसिस पूरे 10 साल का पिछला एंड रीसेंट का भी, है ना, क्योंकि पहले पेपर का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी मैं वीडियो में आपको आगे ये तो सिर्फ आपको देखने के लिए, तभी मैंने कहा मैं इसका पीडीएफ लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मैं आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी मेहनत कर ली है। इसके बेसिस पे पूरा ट्रेंड जो है कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का, कितने मार्क्स का, परसेंटेज का बन पा रहा है आपका रिसेंट ट्रेंड में, वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी उसके लिए पाई चार्ट्स बना रखे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को आगे तक देखना, उसमें बहुत मेहनत लगी है सब कुछ पूरा एनालाइज करने के लिए, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, ईच एंड एवरीथिंग वो आप लोगों के लिए किया ताकि आपको इस पर मेहनत ना करनी पड़े, है ना। ये तो जस्ट मैंने आपको चार्ट अटैच कर दिया, मैंने कहा ना इसलिए पीडीएफ डाल दूंगी मैं, आप देख लेना कि भी जैसे सपोज करो आपने, आपको देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पिछले 10 सालों में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 नंबर का पार्ट बी में आ रहा है, और क्या बोलते हैं 2016 में मतलब पार्ट सी में 20 नंबर का आया था, ठीक है। ऐसे ही आप रिसेंट में अगर आप देखोगे 2017 से लेके फरवरी 2020, हम तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिसेंट में देख लेते हैं। रिसेंट में आपका कोऑर्डिनेशन में देख सकते हो 8 ये 16 आपका आया है पार्ट सी में और 8 आपका आया है किसमें, पार्ट बी में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 24 नंबर, 24-25 नंबर ऑलमोस्ट बन रहे हैं, ऐसे ही ऑर्गेनोमेटालिक में 24 नंबर यहाँ से भी, है ना। सो ऑन एन एवरेज आप ये देख सकते हैं कि क्या आपका ट्रेंड चल रहा है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, पार्ट बी में कहाँ से आ रहे हैं, पार्ट सी में कहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज जितने आपके मेन टॉपिक्स हैं वो सारे हमने अटैच कर रखे हैं। अब देखो जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पहले नहीं था इसका क्वेश्चन, पहले इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है, बाद में आपके आए हैं, इधर रिसेंट ईयर्स में इसके क्वेश्चन आए हैं 18-19 से लेके उसके बाद में। और स्पेक्ट्रो में भी पहले कई जगह से आते थे, बाद में ईएसआर और मॉसबियर में ज्यादा आए हैं क्वेश्चन। पहले आपके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड था, अब थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड है। तो ये जो आपका नंबर ऑफ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो आप चार्ट है, ये जस्ट आपके एनालिसिस के लिए, अगर आपको डिटेल में देखना चाहे। बट अब 1 महीना रह गया, तो भाई साहब ये 1 महीना में तो आपको देखने का बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ये वीडियो ऐसा बहुत से बच्चे हो सकते हैं जो आगे, मतलब वैसे देखो मैं हमेशा कहती हूँ कल कभी नहीं आता है। बहुत बार आप ये सोचते हो ना, नहीं यार ये वाला पेपर नहीं है, हम अगले वाला नेट कर लेंगे, इस साल में तो 3 बार नेट होना है। अरे किसको पता यार तीसरा नेट होगा कि नहीं होगा, है ना। आपको पता ही आजकल कुछ भी हो रहा होता है, डेट्स इतनी बार चेंज हो रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मेक श्योर कि आप अभी वाले के लिए टारगेट करो, हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है देन अगले के बारे में सोचो। लेकिन अभी आपकी जो माइंड का एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए मुझे तो यही क्वालिफाई करना है, इस 1 महीने में बच्ची कुछ अपनी जान लगा देनी है, मैक्सिमम स्टडी, मैक्सिमम इनपुट देना है अपना, जो अब लास्ट के टाइम में देना चाहिए, है ना। इसलिए मैंने कहा ये स्ट्रेटजी लास्ट वाले इसमें बच्चों को बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आगे के लिए भी तैयार कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एमएससी में एडमिशन अभी लिया है या राइट इस तरह से अभी सोच रहे हैं कि, तो उनके लिए ऐसा है कि आगे भी ये चीज़ काम आएगी।
क्योंकि ये ट्रेंड वो है जो हमें रिसेंट का सारा ट्रेंड उसका एनालिसिस पे बेसिस में ये आपको मैंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक का। इसी तरह से फिजिकल में आपके मेन टॉपिक्स जो हैं, क्वांटम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काइनेटिक्स से आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। तो यहाँ पे भी आप पूरा चार्ट है 16 से लेके जून 2011 तक, ये देख लेना आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, किन किन टॉपिक से, कौन सा टॉपिक बहुत सिंपल है, डायरेक्ट जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। एंड ये अगेन आप रिसेंट अगर ट्रेंड देखोगे फरवरी 2022 का, तो आप देख सकते हो क्वांटम से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद यहाँ एक बड़ा नंबर दिख रहा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, राइट। फिर उसके बाद 10 नंबर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ये रिसेंट यहाँ से आप देख सकते हो किसमें आया हुआ है, इक्विलिब्रियम से। तो अब देखो जरा पहले इक्विलिब्रियम का, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, सरफेस केमिस्ट्री का अगर आप देखें पहले का ट्रेंड और इधर रिसेंट का ट्रेंड, अचानक से यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इस वजह से ये काम आपका आता है। ऑन एन एवरेज जो हम चेक करेंगे, और मैंने अलग अलग भी बना रखा है कि पहले का ट्रेंड क्या था, अब का ट्रेंड क्या है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक चीज और है बेटा कि जो बच्चा भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो डेफिनेटली सारा सिलेबस नहीं पढ़ के जाता है। मतलब कोई भी बंदा, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक तीनों में मास्टर होंगे, मतलब हर एक चीज उनको बहुत टिप्स पे होगी सब कुछ ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, अगर कुछ टाइम बाद तक आप उसको रिवाइज ना करो तो आपको भूलने लगती है चीजें। सपोज करो हमने नेम रिएक्शंस पढ़ी, अगर आप उसको रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप भूलोगे, डेफिनेटली भूलोगे। तो कभी भी जब आप ये लास्ट के मंथ में प्रिपरेशन करोगे अपनी, आप रिविजन जब करने बैठोगे, आपको ऐसा बहुत बार लगेगा कुछ कुछ चीजें हमें भूली हुई हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को क्या लगता है, अरे यार भूल गए सब कुछ, अब तो एग्जाम में और सब। अरे ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। जो टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया होगा ना, और जिसकी रिवीजन अभी तक दोबारा से शुरू नहीं की है, वो टॉपिक आपको एक बार जरूर डेफिनेटली भूला हुआ होगा। हो सकता है किसी की आईआर फ्रीक्वेंसीज जो आपने थोड़ी याद की होंगी, हल्की हल्की भूली होगी। तो लास्ट का एक महीना इसीलिए होता है कि उस मेमोरी को आपने ब्रशअप करना है, ठीक है। उसको तुरंत से आपको दोबारा से सारी चीजें रिकॉल करनी है। तो इसको हम बार बार बेस्ट रिवीजन करने का तरीका ये होता है। साइकोलॉजी की अगर आपने बुक्स पढ़ी हो, क्योंकि मेरा शौक है, मैं पढ़ती हूँ कई बारी, तो उसमें भी ये बताया होता है कि हमारे ब्रेन को हमें ट्रेन करना है इस तरह से कि आपको रेगुलर रिवाइज करनी है चीजें। रिवाइज कैसे करनी है, मैं ये नहीं बोलती कि उसको आप पूरा पूरा सिलेबस सारा रिवाइज करो। कॉपी में जो अपने आपने शॉर्ट नोट्स बताए होंगे उसको रीडिंग ही मार जाओ बस, ठीक है। रीडिंग मारते रहो, रेगुलर मारते रहो रीडिंग। सपोज करो एक दिन आपने आज टॉपिक रिवाइज किया, अगले दिन आपने कोई दूसरा टॉपिक रिवाइज किया, तीसरे दिन आप तीनों टॉपिक का मिला के एक बार रिवाइज कर लो। जब आप पढ़ चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तो थोड़ा जल्दी रिवाइज होगा, है ना। तो इस तरह से आपको उसको रीडिंग मारनी है। उससे क्या होगा, जब व्हेन यू विजुअलाइज समथिंग, आप कुछ भी अगर चीज देखते हो तो उसका इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है, ठीक है। आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंट रह जाता है। वो चीजें एग्जाम में आपको, ट्रस्ट मी, हेल्प करती है। मुझे हेल्प की हुई है। मतलब ऐसा बहुत था कि मैंने याद करती रही, मुझे वैल्यू नहीं याद आई, ठीक है। बट द मोमेंट आई क्लोज माई आईज, तो मुझे वो ना पिक्चर से याद आई कि अरे हाँ यार, मैंने नोट्स बनाया था, उस नोट्स में ना, उस पेज के कोने में मैंने यहाँ लिख रखा था और ये वैल्यू थी। तो ये चीज आपको सच में काम करेगी। ट्रस्ट मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं तभी बता रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा रेगुलरली उसको बस पलटते रहो, आंखों के सामने से वो गुजरता रहे पन्ना, ताकि वो पन्नों के जो अंक है, वो जो शब्द हैं, वो आपके दिमाग में छप जाए। दैट्स इट, ठीक है। भूलना आम चीज है। कोई ऐसा बंदा नहीं होता, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, जिसको सब कुछ दिमाग में, कंप्यूटर तो है नहीं है, इसके अंदर चिप तो लगी नहीं है, तो भूलता हर कोई है। हम भी भूलते हैं। अगर आप मुझसे सपोज करो, अगर अभी कोई सवाल पूछो ना, दुनिया में कहीं से भी पूछ लो, बहुत सी चीजों का मैं जवाब दे पाऊंगी, बहुतों का नहीं दे पाऊंगी अपने सब्जेक्ट में। और मैं क्या, ऐसा हर बंदा होता है, जीनियस सारे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में प्रेशर नहीं लेना इस चीज का। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें आप देखना चाहो देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा, मैं लिंक अटैच कर दिया है। बट अगर ये सब आप नहीं देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे पाई चार्ट्स पे आ जाना है, क्योंकि परसेंटेज एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर ली है। एंड यहाँ आप देख रहे हो सॉरी, ट्रेंड यहाँ जून, कलर नहीं चेंज किया, वापस से सफेद रंग पे जाना पड़ेगा, तो व्हाइट। ओके, तो ट्रेंड है आपका जून 2011 से दिसंबर 16 में। आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन काफी आया है, ऑर्गेनोमेटेलिक काफी कवर अप, मतलब काफी उसका वेटेज है। एंड देन मेन ग्रुप एलिमेंट्स का रहा है, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो का, ठीक है। और बायो इनऑर्गेनिक का कम रहा है, ठीक है ना, देख सकते हो आप। एंड एफ ब्लॉक का भी कम रहा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी कम रहा है। ये आपका थोड़ा पहले का ट्रेंड है। अब चलते हैं हम रिसेंट ट्रेंड पे, 2017 से लेके 2022 पे। तो आपने देखा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी भी 22 है, वहां पहले कितनी थी, देखो 25 थी। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री 25, पहले भी कितनी थी, 25। ऑर्गेनोमेटेलिक ने अपना पूरा दबदबा अभी तक बना रखा है। मेन ग्रुप आपका ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ बायो इनऑर्गेनिक का वेटेज बढ़ गया है, ठीक है। एनालिटिकल का कम हो गया है।
तो ये मैंने एनालिसिस जो पूरा किया, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ आपका पिक्चर में आ गया है, ठीक है ना? तो मतलब इसने भी अपनी जगह बना ली है। तो आपके ये कुछ टॉपिक्स जो है आप देख सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक कोऑर्डिनेशन, ये बड़े मेन टॉपिक्स हैं, है ना? इनको आपने कवर अप करना ही करना है। तो ओवरऑल अगर हम एनालिसिस देखें, अगर आप ये पूरा पाई चार्ट देखो, तो आपका ऑर्गेनोमेटालिक और कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट मिला के ही 50% कर दे रहा है। जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा 3 स्पेशलाइजेशन में से, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन किसी दो का, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, वो डिपेंड करता है कि आपकी मास्टरी किस में है, आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपनी स्पेशलाइजेशन से बाहर जाके भी तैयार करते हैं। एंड मोस्टली जो लोग तैयारी करते हैं वो इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल करते हैं, ठीक है? वो आपकी मर्जी, आप इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फिजिकल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इनऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है जिसको आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। कंपेरेटिवली आसानी से नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनोमेटालिक कोऑर्डिनेशन आपका ऑलमोस्ट 50% बना है। थोड़ा सा आप इसको भी मिला लोगे ना, मतलब एक होता है ना कि आप जब आपको पता है कि आपको कहाँ से नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, मेन ग्रुप हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और एनालिटिकल अभी ट्रेंड कम है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है। बट मैं आपको बोलूंगी एनालिटिकल में ना बहुत कुछ है और पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। उसके बजाय बायो इनऑर्गेनिक श्योर शॉर्ट करके जाओ, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी श्योर शॉर्ट करके जाओ, ठीक है? तो ये आपके कुछ चैप्टर्स हो गए जिनको आपको डेफिनेटली करके ही जाना है। एफ ब्लॉक भी थोड़ा कर ही जाओ यार, क्योंकि इसमें से लिमिटेड से क्वेश्चंस हैं जो आने हैं, ठीक है? तो ये आपका मेन मैं कह सकती हूँ टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं इनऑर्गेनिक में से। अब इसकी डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर के बन रहे हैं। मैंने वो भी पूरा आपके लिए रेडी कर रखा है, तभी मैंने कहा वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत कुछ है इसमें जो मैंने आपको सारा बता रखा है। इस थोड़े से टाइम में आपको पूरा पता लग जाएगा कि मुझे अपने आगे 1 महीने में अब ऐसा क्या करना है कि पक्का स्टैंप लग जाए सिलेक्शन पे, ठीक है? तो फिजिकल का इसी तरह अगर आप देखें कितना बड़ा पार्ट है क्वांटम का, बट मुझे पता है क्वांटम बहुत लोगों के लिए फोबिया है, डर लगता है। मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो खास करके उनको ऐसा लगता है भाई साहब पता नहीं क्या चीज़ है क्वांटम। तो अगर मैं आपको बोलूँ, आपने क्वांटम अभी तक, एक कुछ ऐसे बच्चे डेफिनेटली होंगे जिन्होंने क्वांटम छेड़ी ही नहीं होगी, ठीक है? ग्रुप थ्योरी कभी खोल के देखी ही नहीं होगी। अब अगर आप सोचो लास्ट के 1 महीने में हम उस पर फतेह पा लें तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है? बट कुछ सिंपल टॉपिक्स इसके जो होते हैं स्टार्टिंग के, ऑपरेटर्स एंड ऑल, बहुत सिंपल टॉपिक्स, उनकी चैनल पे वीडियोस आपको कहीं ना कहीं मतलब मिल जाएंगी, आप वो सब पढ़ सकते हैं, ठीक है? मुझे अभी एक्चुअली वीडियोस निकालने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आफ्टर दिस एग्जाम मैं भी डेफिनेटली सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियोस एंड क्वेश्चंस डेफिनेटली निकालने की कोशिश करूंगी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें और भी थी। और आपको पता है टीम बहुत छोटी है, हमारी टीम तो एक्चुअली है ही नहीं, 2 ही जने हैं। कंटेंट मुझे बनाना है, एडिटिंग का काम भाई को करना है। तो वो एक दिक्कत हो जाती है कि आप ऑलमोस्ट बिजी रहते हो अपने जॉब एंड ऑल सब में, तो आप वीडियोस उतना कंटिन्यूसली नहीं निकाल पाते हो। घर की लाइबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी सारी चीज़ें सबके साथ होती है, राइट? तो इस वजह से ऐसा हो पाता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, जो मुझे खुद पसंद भी है पर्सनली, कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को मैं बच्चों के लिए बच्चों को गाइड कर दूँ उसके लिए कैसे करना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी से कह दिया है मैडम प्लीज़ आप वीडियोस बना देना, हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देके इस तरह से करना चाहते हैं। आईआईटी जैम के लिए, और गेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, जी का पेपर, नीट का पेपर, तो बहुत कुछ है यार कवर अप करने को, है ना? केमिस्ट्री सब जगह है, तो मैं किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं करना चाहती। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको हेल्प कर पाऊँ। तो क्वांटम केमिस्ट्री इसलिए आप सिंपल टॉपिक्स यहाँ से कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स से पहले आप केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? ये तो जरूर करना। केमिकल काइनेटिक्स में आपके लिमिटेड जो क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही आपको करना है। जैसे आपको पता है अप्रोक्सीमेशन वाला, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एसएस से आपका आएगा ही आएगा वहाँ से, ठीक है? तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाली चीज़ जो है, और केमिकल काइनेटिक्स के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो वो आप क्वेश्चन अगर करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस कुछ तो निकल ही जाएंगे, है ना? तो ये भी आपको कवर अप करके जाना है अगर आप फिजिकल ऑप्ट कर रहे हैं। क्वांटम का कुछ पार्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात कर रही हूँ। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा ज़्यादा आता है। स्टैटिस्टिकल में पार्टीशन फंक्शन एंड ऑल जो है वो आपको कवर अप करके जाना ही है वो। और एक बात और, थ्योरी आपने पढ़ ली, बहुत बार बच्चा होता है थ्योरी पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं लगता उसके बाद मुझे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि मैंने थ्योरी सारी रिवाइज कर ली है तो मुझे सारा कुछ पता है, तो आप गलत हो। पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, पेपर डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं होगा, बिकॉज आपने जो पढ़ा है और उसको अप्लाई करना, जैसे जिंदगी में जो आपने सीखा, आप देख लिया ना साइकिल में ऐसे पेडल मार के चलानी है, जब तक चलाओगे नहीं पता लगेगा ना। तो जब तक क्वेश्चन में आप अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे कि भाई मुझे इस जो मैंने थ्योरी पढ़ी है क्या मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रही हूँ या नहीं, तो तब तक आपको मतलब एक तरह से पता भी नहीं लगेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है क्वेश्चन को करने में, ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर करने हैं, ठीक है? अब 1 महीने में करना यही है एक्चुअली। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको रमन आईआर स्पेक्ट्रा एंड रमन स्पेक्ट्रा आपका हो गया वाइब्रेशनल रोटेशनल वाला, इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसमें बहुत कुछ है। ग्रुप थ्योरी अगर बेटा आपने पहले कर रखी है, किसी को बहुत इंटरेस्ट है, आगे मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह भी बताने वाली हूँ कि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो स्पेशली पूछते हैं मैम ये मैं कहाँ से पढूं, किसी को इंटरेस्ट होता है ना थॉरोली अच्छे से पढ़ने का, किसी को होता है सिर्फ पेपर पास करना है, किसी को होता है कि अच्छे से पढ़ना है, तो मैं उन सबके लिए बुक्स भी बताने वाली हूँ जो केमिस्ट्री लवर्स हैं, केमिस्ट्री एंथुसियास्ट, जिनको ये लगता है कि नहीं यार किताब मिले, किताब से पढ़ने का ना मजा ही कुछ और है। अपने नोट्स बनाना, मैं हमेशा कहती हूँ लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो किसी भी एग्जाम के लिए और आपकी होल लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ओके। तो उसके अलावा सॉलिड स्टेट में बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मिलर इंडिसेस एंड ऑल इधर आने लगे हैं ये वो, तो वो आपका मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, उसको क्यों छोड़ के जाना। सॉलिड स्टेट में आपका जो फॉर्मूले है ना, उनके फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मिलर इंडिसेस पे आएगा, ब्रैग्स इक्वेशन को लेके आ जाएगा, तो इसको क्यों छोड़ के जाना। सरफेस केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसमें आपको पता है वो 3 आइसोथर्म्स है, मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आपका टॉपिक है, उसको प्रिपेयर कर लोगे, कुछ मार्क्स निकल जाएंगे। ऐसे ही होता है, बहुत से बच्चे पता है कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं पकड़ते, छोटे टॉपिक सारे कवर अप करके जाते हैं। उससे होता क्या है कि उनके काम भर के मिला के नंबर उसमें बन जाते हैं और कुछ बड़े टॉपिक्स पकड़ लेते हैं। तो मतलब वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है कि आपको पता होगा कि आपका दिमाग किन किन टॉपिक्स में ज्यादा चलता है, कहाँ ज्यादा आपकी मास्टरी है, किस पे आपका ज्यादा होल्ड है, ठीक है। बात समझ रहे हो, आई होप आप। पॉलीमर केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, वही आता है, ठीक है। तो ये आपको जरूर करके जाने। सॉल्यूशंस आप प्लस वन प्लस टू का भी खाली पढ़ लोगे तो काफी है, ठीक है। डेटा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, इसमें पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं, तो छोड़ सकते हो आप इसको। पॉलीमर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस ये मुझे लगता है कि अगर आपने प्लस वन प्लस टू का भी कर रखा है मोर देन सफिशिएंट, उसमें से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको एनालिसिस रहा है आपका फिजिकल केमिस्ट्री वाले का 11 से 2016 के बीच में। ऐसे ही आप देखोगे अब रिसेंट वाले में, रिसेंट में तो थोड़ा और क्या चेंज आया है, क्वांटम भी उतना ही है, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक्स वही हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। स्पेक्ट्रो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक पिक्चर में काफी ठीक आ गया, पहले कितना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10% था, ऑलमोस्ट सेम ही है। ग्रुप थ्योरी, स्टैट्स का थोड़ा बढ़ गया, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का आपका जो ये मतलब वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री देखो आप बढ़ गया है ना, ठीक है। पॉलीमर भी बढ़ गया है, तभी मैंने कहा ये करके जाना है, ठीक है। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको करके ही जाना है ताकि आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। देख सकते हो पूरा, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना देख लूँ, ये कितना आप देख सकते हो कितना पूरा ये बन जाएगा, ठीक है। इतने पार्ट को अगर छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट अगर आप कर जाओ, इतने नंबर आपके बड़े आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है, मुझे पता है कि इतना कोई भी बच्चा पढ़ नहीं पाता है, और बहुत बार ऐसा होता है हमने जो टॉपिक पढ़ा है जरूरी नहीं है उसमें से आए हुए हम सारे क्वेश्चन कर पाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसा होता तो सिर्फ हम 100 नंबर के हिसाब से अपना 50% पढ़ के चले जाते, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको टॉपिक तो पढ़ना ही है। जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाए, कभी कभार नहीं होता यार, दिमाग कई बार फॉर्मूला ही भूल गया, कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान आ रहा है, लगाना नहीं आ पा रहा है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो इसीलिए आपको सेफ प्ले करना है, आपको सारी चीजें सोच के चलनी है कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं, क्या छोड़ने हैं। अब ये देखो, ये आपका ऑर्गेनिक का एनालिसिस है पहले का, ठीक है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन में, ऑर्गेनिक में एक दिक्कत ये है, दिक्कत मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस बच्चे को स्पेशलाइजेशन नहीं है उसको दिक्कत रहेगी। उसको क्या दिक्कत रहती है, उसको सारा पता नहीं है, सारे रिएजेंट्स नहीं पता है, ठीक है। मिक्सिंग आती है इसमें। अब अगर आपको सपोज करो जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो, ये अगर किसी को नहीं आता है तो बाकी में कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको सवालों को इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जोड़ के दिया जा रहा है। कई बार बच्चों को सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं आता है, एलीन्स, पायरेन्स, इन सबका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया, इसका स्टीरियो आ गया, एरस नोमेनक्लेचर आ गया, ये सब चीजें बेसिक्स में आती हैं, तो ये आपको कवर अप करनी ही करनी है ना। और कई बार इनके जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आप कवर अप कर सकते हो। इसमें मैं आपको कहती हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर करना। जो बच्चा इनऑर्गेनिक फिजिकल लेके चल रहा है, आपको ऑर्गेनिक की अगर कुछ टॉपिक्स पढ़े ना, कुछ टॉपिक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल नहीं छोड़नी। बहुत, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर निकालने को आता है, निकाल लोगे, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि निकाल लो अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। पैविया आपकी जो बुक है, बुक में आगे भी डिस्कस करूंगी, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, काफी है। उसके बाद आपका पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, ये टॉपिक आप कवर अप कर सकते हो अगर आप ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से नहीं हो, बट आपको ऑब्वियसली ये जो स्पेशलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स तो करके जाने पड़ेंगे ना। रीएजेंट्स में, रिएक्शन मैकेनिज्म में और नेम रिएक्शंस रीएजेंट्स, ये तीन एक्चुअली जो तो आपका ऑर्गेनिक वाला बच्चा है वो तो कर लेगा, है ना, उसने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, बट जो नहीं है यार उसको नहीं समझ में आएगा, है ना, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको क्या कवर अप करना है। हेट्रोसाइक्लिक करके जा सकते हो, 6% देख रहे हो। नेचुरल प्रोडक्ट जरूर करके जाना, एक छोटी सी छोटा सा टॉपिक है, सॉरी,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक के जस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको कई जगह से नोट्स एंड ऑल अवेलेबल हो जाएंगे, वो अगर पढ़ के चले जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ट्रेंड देखो कैसे चेंज हुआ, चेंज थोड़ा मोड़ा ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। वेटेज अभी भी आपका आप देख सकते हो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा बढ़ गया, पेरिसाइक्लिक का थोड़ा सा बढ़ गया, तो लेकिन टॉपिक्स वही हैं। कुल मिला के अगर आप ओवरऑल देखें, मेन टॉपिक्स आपके वही निकल के आ रहे हैं। रीएजेंट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म आपका मेन टॉपिक है, बट जो बच्चा जो दूसरे बच्चे हैं वो पेरिसाइक्लिक कर सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। और ये 3 ये कर लो, ये बड़े वाले छोड़ दो, 4 बाकी कर लोगे, और आपने इनऑर्गेनिक फिजिकल भी तो उठा रखी है ना, वो कर लोगे तो आपके लिए काफी कुछ है। ये हो गया जी आपका परसेंटेज एनालिसिस। अगर मैं कह दूं उसके बाद परसेंटेज वाइज आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो हमारे अब क्या निकल के आ रहे हैं वो देखो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि लिखती हूँ यहाँ, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं कंबाइन अब कर दूं पार्ट बी एंड सी को, है ना, पार्ट बी एंड सी में, पार्ट बी में आपका, वैसे मैं आपको बता दूं, पार्ट बी में आपका जो मेन आ रहा है, ओवरऑल आपके पूरे कुछ सालों के एनालिसिस के बेसिस में बता रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, और ये कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक आपका पार्ट सी में भी है। तो मतलब आपको ये दो टॉपिक तो भाई साहब करने ही करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका बेटा पार्ट बी में केमिकल बॉन्डिंग बाय अनऑर्गेनिक भी काफी रहता है, ठीक है। तो मैं अगर आपको इन जनरल कहूं कि 5 टॉपिक्स अगर आपको कुछ उठाने हैं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और उसके अलावा आपका हो गया बायो इनऑर्गेनिक, हो गया बायो इनऑर्गेनिक, ठीक। देन आपका हो गया मेन ग्रुप एलिमेंट्स, गॉट इट। ये 5 टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना जरूरी है, राइट, पता ही होगा आपको, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बच्चा कर ही नहीं सकता, फिर पीरियोडिक टेबल मस्ट है अगर इनऑर्गेनिक आपने उठा रखी है। अब इसी तरह से फिजिकल फिजिकल में आपने देखा होगा क्वांटम केमिस्ट्री, ठीक है। अभी डरना मत, डरना इसलिए मत क्योंकि मैं ये कह रही हूँ क्वांटम केमिस्ट्री बहुत से बच्चे होंगे जो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, देन आपका सीके, सीके मतलब केमिकल काइनेटिक्स, देन आपका थर्मो हो गया। थर्मो में आपके दोनों ही हो गए, मैं आपको अगर कहूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका थोड़ा सा आपको पता ही है कि अगर आप सिंपल कॉन्सेप्ट से, आपको कुछ लिमिटेड से टॉपिक्स हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं ना, नॉन ऐसी क्वेश्चन आपको करनी है, इस तरह की चीजें, तो ये हो गया। एंड यस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और था यार, क्या, जीटी, ग्रुप थ्योरी। ये तो इसके मेन टॉपिक्स हैं परसेंटेज वाइज, अगर मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। उसके अलावा आपका कुछ टॉपिक्स जैसे छोटे छोटे जो आपके थे ना, सॉलिड स्टेट एंड ऑल, वो आपके चलो अलग है, बट ये आपके मेन टॉपिक्स हैं परसेंटेज वाइज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। इसी तरह से आपका ओके इस तरह से आपका, हम ऑर्गेनिक का, अगर हम ऑर्गेनिक का यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में अगर मैं आपसे कहूँ, ऑर्गेनिक में आपका क्या निकल के आया था, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। देन ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो हैं आपके, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। देन ऑर्गेनिक की आपकी स्पेक्ट्रो, वो आपकी इंपॉर्टेंट, एंड देन पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये आपका हो गया फोटोकेम, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन उसके अलावा आपका बाकी तो वो छोटे बड़े जो टॉपिक्स है ना, हाँ बाकी इनका एक्चुअली सबको करने के लिए ना आपको स्टीरियो प्लस जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, ये 3 आपके लिए, अगर ये 3 नहीं आता होगा तो इस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको ये पढ़ना जरूरी ही है, स्टीरियो, जीओसी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। जीओसी में कभी कभार पता है बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एसिड बेस स्ट्रेंथ वाला, जो आपने सिर्फ प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ रखा है, कि आपको ग्रुप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, डोनेटिंग ग्रुप्स, आपको ये पता होना चाहिए बेसिसिटी, एसिडिटी बढ़ रही है घट रही है, क्या ट्रेंड होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस किए होते हैं। तो अगर आपने बेसिक वो पढ़ रखा है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ स्टीरियो में आपको मैंने आपको पहले बता दिया, स्पायरेंस, एलीन्स, इस तरह के जो भी आपके कंपाउंड्स हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वगैरह, इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आरएस नोमेनक्लेचर और ये सारी चीजें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी पढ़ लेनी चाहिए, वो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मेजर टॉपिक्स टू बी कवर्ड डेफिनेटली, ठीक है। मार्क्स वाइज अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको कुछ, अगर हम मान के चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले देखते हैं, देखो कि आपका मार्क्स के हिसाब से कह रही हूं मैं,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चल रही हूँ, मैंने कैलकुलेट किया था 26 मार्क्स के आसपास आ रही है। ठीक है, इसमें आपका वो डी ब्लॉक भी पूरा इंक्लूड हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल वाला आ ही जाएगा ना, कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑल सारे आ जाएंगे ट्रांसमिशन मेटल वगैरह के। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब खाली ये नहीं है कि आपने प्लस वन प्लस टू की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो प्लस टू वाली वो कर ली, नहीं, इसमें सारा कुछ आएगा, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर, देन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, टर्म सिंबल्स, एलिस कपलिंग, सारा पार्ट आ जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना, मतलब इसमें 4-5 चैप्टर्स पूरे कवर अप हो जाते हैं, शुरुआत से लेके मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कवर अप होता है, तब जाके आपके 26 नंबर यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ठीक है जी। एंड देन ऑर्गेनोमेटेलिक्स में से अगर मैं आपसे कहूँ कितने नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह आपके बन जाते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा 24, ये ऐसे ही 24, 25, 26 के बीच में ही रहेंगे ये दोनों टॉपिक्स। ठीक है ना, ये हमने देख ही लिया है। फिर आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक से अगर हम कहते हैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन आपका आ रहा है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, मेन ग्रुप एलिमेंट से आपके ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर ज्यादा आ जा रहे हैं, 16 मार्क्स का हम मान लेते हैं। देन केमिकल बॉन्डिंग और एक आपका और ले लो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से आपका 10 नंबर का, स्पेक्ट्रो से 8 नंबर का, इसको जब आप टोटल कर लोगे ना 104 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो जिसने थॉरो पूरा पढ़ रखा है ना, और भी से बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यार, एसिड बेस ये वो सो, जिसको बेसिक पता है ना, वो अप्लाई कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, जरूरी थोड़ी कि हम खाली उसने यही टॉपिक्स किए होंगे, कुछ और भी पढ़ रखा होगा। ये 104 में से मैं मानती हूँ कि 70 नंबर भी अगर तुम निकाल लो, 30 नंबर मैंने हटा दिए, ओनली 70 मार्क्स भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक का पूरा एनालिसिस कि आपको कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर निकाल लेने हैं। और ये मैंने आपको उस तरह से ऑन एन एवरेज बताया है, हर बच्चे के लिए थोड़ा बहुत वेरी करेगा, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में अच्छा हो, वैसे कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक्स दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ चलता है, बट हो सकता है वो बच्चा बायोऑर्गेनिक में उतना अच्छा नहीं हो या स्पेक्ट्रो में उतना अच्छा नहीं हो, है ना, तो हर बच्चे पे डिपेंड करेगा। तो ये मैं अपने हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज बता रही हूँ हर बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊंच नीच अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने आप ये कह सकते हो कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका किस पे कमांड ज्यादा है उस टॉपिक के हिसाब से कर सकते हो। बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करेगा तो इजिली कर पाएगा पेपर, जो भी तैयारी कर रहा है उसको इस तरह से करना ही पड़ेगा, तभी पेपर क्वालिफाई होगा। ठीक है ना, फिजिकल में आपका सबसे पहले जो अगर मैं कहूँ क्वांटम आपका मेन, ठीक है, 24 नंबर के आसपास। उसके बाद आपका सीके अगर मैं मान लेती हूँ, मैंने मान के चली है 18, मैं आपके एक्चुअली पूरा ना प्लान सा पूरा रेडी किया था, सीके आपकी 18 मार्क्स की। देन थर्मो अगर मैं मान के चलती हूँ 12 नंबर की। उसके बाद आपका इलेक्ट्रो हम लेते हैं 10 नंबर का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा ना हो सोचे इलेक्ट्रो क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। और क्या रह गया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम थोड़ा कम नंबर का ही लेके चलेंगे, ज्यादा का उतना आता नहीं है। ठीक है, सॉलिड स्टेट इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा आने लगा है, मतलब इक्विलिब्रियम के आसपास ही आता है, बट कभी कभार थोड़ा ज्यादा, 8 मार्क्स का हमने ले लिया। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर ले लेते हैं। एंड वन मोर टॉपिक दैट इज ग्रुप थ्योरी, जीटी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में आपका 12 नंबर का ऑलमोस्ट हम कह सकती हूँ, यहां से अब ये पूरा टोटल करेंगे ना तो 100 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, बट ये टॉपिक जो लिखे हैं हमने, मतलब ये है अब 24 नंबर, मतलब कि जिस बच्चे को पूरा क्वांटम आता होगा, समझ रहे हो ना, कि जिस बच्चे को पूरा क्वांटम आता होगा तो वो 24 नंबर ले पाएगा। अब पूरा क्वांटम हर बच्चे ने तो कर नहीं रखी होती, बेसिक बेसिक से बहुत लोगों ने किया होता है, इसलिए ये आपके 100 नंबर बन रहे हैं। तभी मैं इसको पूरा काट पीट निकाल भी दूं, 60 to 70 मार्क्स यहाँ से बच्चा निकाल सकता है, 30 नंबर हटा दो। जरूरी थोड़ी कि हमने सारा क्वांटम ही पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे, या पूरा सीके का अटेम्प्ट कर पाएंगे, ग्रुप थ्योरी अटेम्प्ट ही कर पाएंगे। सबके अगर आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी यहाँ से 60 नंबर के आसपास निकाल पाओगे। ऐसे ही सेम चीज आपने करनी है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में अब जो बच्चा तो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाला उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं है वो अपने हिसाब से देख लेना, एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है ना, नेम रिएक्शंस और सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म लेना चाहिए, ऑलमोस्ट 24 नंबर का। ठीक है, एंड रीएजेंट्स भी आपके इसी तरह से 24-25 नंबर के अराउंड आते हैं। ठीक, फिर उसके अलावा आपका पेरीसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री देखो बच्चा कर सकता है, 16 नंबर के आसपास है, तो मैं बोलती हूँ अगर आप 10 नंबर का भी कर पा रहे हो, कुछ नंबर तो यहाँ से निकलेंगे। ठीक है ना, तो 16 नंबर का ये हो गया। देन जीओसी, स्टीरियो एंड एरोमेटिसिटी। ठीक है ना,
यहाँ से अगर आप ऑलमोस्ट 6 नंबर भी निकाल पाते हो, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हम मान के चलें, नेचुरल प्रोडक्ट्स तो यार कर ही लेना, मैं आपको बोलूँ बड़ा सिंपल इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो, यस, एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो रह गया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो यहाँ से आपके 14 नंबर। ऐसे ही नेम रिएक्शंस में से कुछ पॉइंट्स, तो मतलब जो बच्चे ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी ऑब्वियसली, हो सकता है उनके नंबर थोड़े इस पे थोड़े ऊपर नीचे ज्यादा हो, मैं तो थोड़ा उस हिसाब से कम लेके भी चल रही हूँ, तो इसके हिसाब से भी आपके कुछ नंबर यहाँ से भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पहले के देखो कितने थे, यहाँ पे 60 to 70, यहाँ पे 70 70 140 हो रहा है ना, और कुछ नंबर यहाँ से, तो हम 140 भी उसको नहीं मानते। अगर हम तीनों का मिला लेते हैं, तीनों का मिला के कहते हैं कि भाई साहब हमारा टोटल हमारा बन पा रहा है 140, ठीक है। तो आप ये सोचो, ये हम तब ले रहे हैं जब अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी, बट अगर आपने टॉपिक को ढंग से पढ़ा है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, मैं ये मानती हूँ कि उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूरे पेपर में आए हैं, बेशक नहीं कर पाओ, ये आधे तो कर पाओगे, और अगर आधे कर पाओगे तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए आपका नेट या जेआरएफ तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। मतलब 200 में से आपको 120 नंबर लेने हैं, वो तो कर ही लोगे, आप देख सकते हो ना, पूरा तीनों का हमने स्ट्रेटजी पूरी अगर बनाई है तो इसमें से 140 नंबर तो निकल ही जाएंगे, 120 नंबर सॉरी निकल ही जाएंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक्स की जो लिस्ट है ये आपने पूरी करके जानी है, इसको छोड़ना नहीं है। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऑर्गेनोमेटालिक, बायोनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जाओगे, एंड मेन ग्रुप भी इसमें ऐड कर लेना, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। क्वांटम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो, थर्मोडायनेमिक्स, सीके, ग्रुप थ्योरी, ठीक है। और टॉपिक्स तो इसमें आपको और भी इंक्लूड करने हैं, वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे तो सपोज करो इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सपोज करो इनऑर्गेनिक में बच्चा सारा कुछ पढ़ के जाता है, लेकिन ये 2 टॉपिक छोड़ जाता है, ऊपर के 2 टॉपिक अगर छोड़ जा रहा है तो बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये 2 टॉपिक्स छोड़ के जा रहे हैं तो फायदा नहीं है, तब मैंने इसलिए मैंने बताया कि ये पूरे पेपर के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट, स्पेक्ट्रो, ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आपको मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग कम से कम ये है कि एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ इन द सेंस, क्योंकि अगर आप वो टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, पढ़ के जाओगे, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। फिर कुछ बुक्स हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसे अब देखो इसमें अपनी आपकी प्रेफरेंस होती है कि और आपने ऑथर जो है फॉरेन ऑथर की बुक पढ़नी है या इंडियन ऑथर की, ठीक है। मैं ऐसा मानती हूँ जो इंडियन ऑथर की बुक्स हैं, बहुत बच्चों को उनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली ईजी लगेगी, बाहर वालों में थोड़ा और बहुत कुछ उन्होंने ऐड ऑन किया होता है, लैंग्वेज टफ लगती है। मोर ओवर जो इंडिया में है, जो इंडियन ऑथर्स हैं, उनको ये पता होता है कि एमएससी का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ कैसा है, उनको नेट के हिसाब से उनको पता होता है हमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं, कैसे करने हैं, तो उन्होंने वो सब सोच के किताब लिखी होती है। एंड बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से भी उठा के दिया होता है, फॉरेन ऑथर्स में भी बहुत से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दिया होता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, क्योंकि फॉरेन ऑथर्स की हमारे वहाँ बहुत बुक्स हैं जो हम जब फॉलो करते हैं, एमएससी में भी करते हैं, रिसर्च में भी करते हैं, सो वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए मिसलर एंड टार बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। या फिर इंडियन ऑथर्स में आपकी बीडी गुप्ता और अजय कुमार है, बहुत बच्चे अजय कुमार और बीडी गुप्ता को फॉलो करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए, ताकि आपको अच्छे से थॉरली समझ में आ सके। और कुछ बुक्स आप कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होते हैं ना जो जिनको मैं कहती हूँ कि पहले किताब उनके लिए पढ़नी चाहिए, वीडियोस वगैरह देखो बट बाद में देखो, पहले किताब पढ़ो ही पढ़ो तसल्ली से, तभी आपको उस पर मास्टरी होगी, तभी आप कल को उस टॉपिक में अब नेट करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, तो कुछ तो ज्ञान होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं खाली पेपर पास किया उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक आता है नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इफ यू आर गोइंग सो डीप इन योर सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री फिजिक्स से कोई भी है, उस टॉपिक को तसल्ली से पढ़ो, इतना कि उसमें आपको कुछ एटलीस्ट किसी से कोई डिस्कस करना है, कुछ बात करनी है, कहीं समझना समझाना है, तो पढ़ के बता तो सको, मतलब पता होना चाहिए ना। देन कोऑर्डिनेशन में आपका जेम्स सुही बहुत अच्छी बुक है, देखो 2-3 बुक्स हैं आपकी इनऑर्गेनिक में जो बहुत अच्छी हैं, जो मुझे लगता है कि बेसिक ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बच्चे को बस होनी चाहिए। विस्लर एंड टार है, जेम्स हुई है, दोनों फॉरेन ऑथर्स हैं बट बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। एंड जेडी ली अगर आपके पास है तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। एक इंडियन ऑथर की एक बड़ी पूरी बुक आती है, पुरी शर्मा कालिया, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, बट यार मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, है ना, मुझे मतलब वो बुक उतनी सही लगी नहीं, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल कह सकते हैं कि ठीक है पढ़ लो, बहुत कुछ में लेकिन गलतियां गुलतियां भी हैं। और हाँ, मुझे एक कुछ बच्चा वो भी कहते हैं कि मैम अरिहंत की किताब आती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रही हूँ, बट ऑब्वियसली बीइंग टीचर मुझे, अगर मैंने जितनी बुक्स पढ़ रखी है, इनमें से जो-जो पढ़ रखा है, उसके बारे में मुझे अपना रिव्यू देना चाहिए। तो अरिहंत में यार वो बुक मेरे पास भी है, काफ़ी मोटी सी बुक है, इतनी मोटी सी बुक है, बट उसमें बहुत गलतियाँ हैं। मैंने खुद पढ़ी हुई है,
और स्टार्टिंग में तो यार तब तक तो आपको कुछ पता नहीं होता था ना, बुक बड़े पहले खरीद ली थी, तो आपको पता ही नहीं होता था कॉन्सेप्ट का, तो आप कई बार इसको पढ़ लेते थे। बाद में जब आपने और बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देखी, तो मुझे ये लगा, मैं कहा यार वो तो उसमें गलत दे रखा है। देन आई रियलाइज्ड, एंड मैंने बहुत सारी उसमें कई सारी मिस्टेक्स इस तरह से देखी अरिहंत की बुक में, तो मुझे लगा कि नहीं ये बुक सही नहीं है, तो उसके बाद मैंने उसको पढ़ना छोड़ दिया। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि अरिहंत की आप बुक्स करें। हाँ, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो भी आपके आते हैं अरिहंत या कई इस तरह के उपकार और प्रगति प्रकाशन एप्लीकेशंस वगैरह के आते हैं, वो आप कर सकते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। बट जो मेन बुक्स एंड ऑल निकलती है ना फॉर सीएसआई नेट प्रिपरेशन, वो नहीं फॉलो करनी है, डोंट गो फॉर दैट। तो आपकी पूरी शर्मा कालिया हो गई, ओवरऑल पूरी एक बुक है, कंसाइज फॉर्म में पूरा दे रखा है उसमें सारा कुछ, बट ऑब्वियसली डिटेल में नहीं होगा। अगर आपको किसी बच्चे को समझना है प्रॉपर ढंग से तो डिटेल में नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ये किताबों इन बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको फॉरेन ऑथर इंडियन ऑथर दोनों बता दिए, आप इनमें से देख सकते हो। फिर आपकी आती है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेम्स हुई में बहुत अच्छी दी हुई है। बट एक और बुक है जो मैंने बहुत लोगों से सुनी हुई है, ए.के. दास, बट मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए बता रही हूँ मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने जेम्स हुई ही पढ़ी है, वहीं से प्रिपेयर किया हुआ है, बट ए.के. दास मैंने नहीं पढ़ रखी, बट सुन रखा है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। हाँ, एक बुक और है आपकी ओवरऑल, मैं कहने वाली थी, श्राइवर एंड एटकिन, तो ये भी फॉरेन ऑथर है। आप सोच रहे हो कि मैडम फॉरेन ऑथर ही बता रही है, बट यार अब जब एमएससी लेवल आ जाता है ना, अगर आपको रिसर्च करनी है जो भी है, तो फॉरेन ऑथर्स पढ़ने पड़ेंगे, आप उससे भाग नहीं सकते हो, है ना। तो आपके पास मिसलर एंड टार, जुएम सूही, ये दो तो किताब होनी ही चाहिए मुझे लगता है, एंड जेडी ली ऑल्सो, बेसिक्स रिवाइज वगैरह करने के लिए काफी अच्छी बुक्स है। बट बहुत बच्चों को कई बार कई को ऐसा लगता है कि मैडम टफ लैंग्वेज है, उसकी मुश्किल है। मैं बोलती हूँ कि वो मुझे मुझे ऐसा लगा कि प्लस वन प्लस टू के लेवल से थोड़ी ही ज्यादा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने वो बुक पढ़ रखी है यार, मुझे ठीक लगी, वो बुक अच्छी लगी, है ना। तो इस वजह से देन केमिकल बॉन्डिंग आप जेम्स हुई से कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग आप मिसलर एंड टार से कर सकते हो, बेसिक रिवाइज करना है तो उसका जेडी ली से कर सकते हो, ठीक है ना, जेडी ली ये बुक है, ठीक है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए भी लिख रखी है मैंने। तो ये आपकी कुछ मेन बुक्स हैं, उसके अलावा हाँ, उसके अलावा मुझे एक आपको और बुक बतानी थी, द नेम इज, जस्ट मिनट, तो मैं जरा रब कर दूं, जगह बना दूं, नेम है उस बुक का हाउस क्रॉफ्ट, ठीक है, हाउस क्रॉफ्ट करके बुक है, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है, बट हाँ ओवरव्यू सा लिया था तो मुझे अच्छी लगी। इन जनरल डिटेल में मैंने नहीं पढ़ी है, डिटेल में मैंने बाकी जो पढ़ी मैंने आपको बता दी है, बुक्स हैं जेम्स हुई, मिसलर टार एंड ऑल, ये सब मैंने काफ़ी तसल्ली से पढ़ रखी हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के लिए ड्रैगो, ड्रैगो एकदम सही है, मस्त है, ठीक है। सो ये आपकी बुक्स हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जो बड़े शिद्दत से केमिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं वो किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, सीधे नोट्स पे नहीं जाएंगे, या क्योंकि नोट्स का देखो ऐसा सिस्टम है, नोट्स आप किसी और के लोगे ना तो वो उसके अपने बनाए हुए नोट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई कहे ना, मुझे कोई नोट्स दे देगा पूरे किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मैं प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि उसने जो वो नोट्स बनाए हैं वो अपने हिसाब से बनाए हैं, मतलब उसको जो टॉपिक मुश्किल लगता होगा उसके वो नोट्स में उसने ज्यादा लिखे होंगे, जो आसान लगता होगा लिखा ही नहीं होगा यार उसने। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन नोट्स, लास्ट मिनट क्विक रिविजन नोट्स, ये सारी चीजें बच्चा खुद बनाता है, ठीक है। डोंट गो फॉर नोट्स। हाँ, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनके नोट्स आप मंगवा सकते हो, वो भी क्योंकि उनके नोट्स ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, वो पूरा टॉपिक रिवाइजन कवर अप करवाने के लिए होते हैं, वो आप मंगवा सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स अच्छे अच्छे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है ना, फिर वो बात ही हो जाती पब्लिसिटी स्टंट एंड ये वो, सो बट मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, बट दिल्ली में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हो गए या अलग अलग जगह के मेन सिटीज़ के, तो वो आप मंगवा सकते हो, उनके नोट्स अच्छे हैं, मैंने देखे हुए हैं, मेरे पास खुद भी हैं, मैंने मंगवा के देखे हुए हैं, दैट्स वाई, ठीक है। सो ये हो गई आपकी इनऑर्गेनिक की बुक। उसके बाद आपके आती है फिजिकल केमिस्ट्री, और एक चीज़ मैं और सजेस्ट करना चाहूँगी, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ इसमें, जो भी बच्चा इसी फील्ड में आगे रहना चाहता है ना, वो अपनी किताबें ज़रूर खरीदना यार, अपनी किताबें जब होती है ना, उन किताबों के बीच में बैठ के पढ़ना, उनके साथ रहना, बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना होता है, मतलब आई डोंट नो कितनों को पसंद आता होगा, बट बहुत बार ऐसा होता था कि मैं बेड पे बैठी हूँ या मतलब टेबल एंड ऑल पे कहीं जहाँ पे भी पढ़ रही हूँ मैं, डिपेंड करता है, और मेरे आसपास बहुत सारी बुक्स हैं, एक टॉपिक सपोज करो मुझे प्रिपेयर करना होता है ना, मैं 4-5 किताबों से प्रिपेयर करती हूँ अच्छे से तसल्ली से, फिर अपने नोट्स बनाती हूँ। तो आपके पास अगर आपको इसी फील्ड में रहना है तो बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, होनी ही चाहिए। और जब आपकी अपनी लाइब्रेरी होती है ना, कल को आप इसी में आगे फर्दर रिसर्च कर रहे हो या एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो आपके पास अपनी बुक्स होती हैं तो बहुत मजा आता है, वो अंडरलाइन की हुई एंड ऑल, हार्ड कॉपी का मजा ही कुछ और है, ठीक है ना। देन फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम केमिस्ट्री के लिए आर के प्रसाद, पता ही है सबको, ठीक है, इसको फॉलो करना ही करना है, मतलब यहाँ से पढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स के लिए 2 बुक्स हैं, केजे लेडलर एंड केएल कपूर। केएल कपूर में आपके ना टोटल 7 वॉल्यूम्स हैं, तो 6-7 आपके कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के आते हैं, वो आपके काम के लिए नहीं हो, फर्दर आगे रिसर्च वगैरह में काम आते हैं, आपके काम के हैं 1 to 5,
वॉल्यूम 1 to 5 आपके काम के हैं के एल कपूर के, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल काइनेटिक्स के लिए वॉल्यूम 5 है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए वॉल्यूम 2। दूसरा यार मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, एक ओवरऑल पूरी बुक जो है, मतलब कंप्लीट पैकेज वाली मैं बुक कहूँ अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, पुरी शर्मा पठानिया, ठीक है, पुरी शर्मा पठानिया ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कवर अप कर देती है ये फिजिकल केमिस्ट्री का। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे दिए, कुछ कुछ नहीं दिए, कुछ में समझ में आएगा, कुछ में समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल 80% ये सिलेबस कवर अप कर देती है ना। तो इस वजह से एक ये बुक आपके पास मुझे ऐसा लगता होनी चाहिए, एक के एल कपूर, और क्वांटम का जो बहुत शौकीन है भाई वो आर के प्रसाद भी रख लेना। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बैनवेल बेस्ट है, तो ड्रैगो की भी है, बट ड्रैगो की इनऑर्गेनिक वाली ज़्यादा सही है, मतलब ऑब्वियसली बैनवेल यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, मुझे ऐसा लगा पढ़ने पे, मतलब ये मेरा नज़रिया है, आपको हो सकता है ड्रैगो भी सही लगे, ठीक है। ग्रुप थ्योरी जो तसल्ली से पढ़ना चाहता है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, जिसको ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ने का शौक है, वो एफ ए कॉटन या के वी रेड्डी, मैंने दोनों ही बुक्स देख रखी है, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड एफ ए कॉटन में तो काफ़ी कुछ डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बता रखा है, तो अच्छी किताब है वो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए ग्लासस्टोन ऑब्वियसली, या फिर के एल कपूर। तो के एल कपूर जिस बच्चे ने पूरी खरीद रखी होगी वॉल्यूम 1 से लेके 5 तक, उसमें उसका काम के एल कपूर से चल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके अलावा मुझे आपको जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना, बाकी वाले टॉपिक्स आपके मतलब पॉलीमर इक्विलिब्रियम ये वो सो ये, इन सब के लिए आप वीडियोस वगैरह फॉलो कर सकते हो, या आपने बेसिक्स कुछ टॉपिक के तो बेसिक्स ही पढ़ रखे होंगे तो काफ़ी है, ठीक है ना, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सारे टॉपिक्स जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, मिलर इंडिसेस, ये सब करना है अगर आपको ना, आप पूरी शर्मा पठानिया से भी कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने ही करने हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक के लिए देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक के लिए मैं आपसे कहूंगी क्लेडन। क्लेडन एक ऐसी बुक है जो तसल्ली से पढ़ो पहले, ठीक है, उसमें डिटेल में सारा दे रखा है, और उसके बाद आपको मतलब कैरेथर्स वगैरह पे जाना चाहिए, क्योंकि विलियम कैरेथर की बुक भी अच्छी है, उसमें थोड़ा आपका कई टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो ऑब्वियसली टॉपिक आपको दोनों में मिल जाएंगे, है ना, बट क्लेडन में डिटेल में दी हुई है। क्लेडन मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्दर जाना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है बहुत अच्छे से, जो तैयारी भी कर रहा है, उसके पास क्लेडन होनी चाहिए, है ना। तो क्लेडन बुक जरूर रखो। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बीटा साइक्स भी बहुत अच्छी है, और रीएजेंट्स के लिए कैरेथर इसमें ब्रीफ में दे रखा है, बट क्लेडन में ज्यादा अच्छा दे रखा है, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। पेरीसाइक्लिक के लिए जगदम्बा एंड सिंह बहुत सही बुक है, और एक ये शायद SM SN, मुझे भी डाउट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट SM मुखर्जी है, मुखर्जी की एक बुक है पेरीसाइक्लिक की, फोटोकेमिस्ट्री की, वो भी अच्छी है। बट जगदम्बा एंड सिंह में अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको बड़ी ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि है क्या पूरे टॉपिक में, और आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर मुखर्जी में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्चुअली काफी कुछ, तो वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए मैंने मुखर्जी का भी नाम लिखा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के लिए मेरा तो मतलब मानना ऐसा पैविया, क्योंकि मैं उसी को फॉलो करती हूँ। हाँ, बट अगर किसी को ऐसा लगता है थोड़ा मुश्किल है, अनसॉल्व उसमें ज़्यादा है, या लैंग्वेज मुश्किल है, विलियम कैंप आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टीरो केमिस्ट्री के लिए नासीपुरी बहुत अच्छी बुक है, और PS कलसी भी अच्छी है अगर आप फॉलो करना चाहें तो। दोनों में से आई थिंक मतलब ठीक है, दोनों ठीक है, बट वही है कि आप लोग अपने लेवल पे देख लो कि आपको दोनों में से कौन सी सही लगती है, कई बार अवेलेबल नहीं होती है कईयों को, तो आप PS कलसी भी पढ़ लेंगे तो ठीक है, बट नासीपुरी ज़्यादा अच्छी है। हेट्रोसाइक्लिक के लिए RR गुप्ता, बट हेट्रोसाइक्लिक आप इन जनरल अपनी ग्रेजुएशन की बुक से भी रिवाइज कर लोगे ना तो काफी है। बाकी आपके पास अगर क्लेडन है, अच्छा कैरे एंड सैंडबर्ग, बहुत से बच्चे बोलते हैं कैरे एंड सैंडबर्ग करके है ना, ये भी है, बट इससे ज्यादा अच्छी बुक क्लेडन है, तो इसलिए मैंने कहा। बाकी बाकी देखो बुक्स तो ऐसी बहुत सारी है, ब्रूस है, जेरी मार्श है, इस तरह की कई सारी बुक्स हैं, बट आपको ऑर्गेनिक में मतलब अगर नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बता रही हूँ, इन जनरल नहीं कह रही हूँ। इन जनरल तो आपको पढ़ने के लिए ऐसा बहुत कुछ है, ब्रूस है, जेरी मार्शल, जैसे आपका पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री ब्रूस में भी दे रखा है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ब्रूस में दे रखे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ब्रूस में नहीं दे रखे हैं, जेरी मार्शल है मेरे पास, उसमें भी दे रखे हैं, तो उसमें भी आपके इस तरह से डिटेल में टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आपको क्लेडन अपने पास रखनी ही रखनी है, कैरेथस हो गया, अच्छा जगदम्बा, ये आपके जो मेन बुक्स हैं पैविया वगैरह हो गई, ठीक है, नासीपुरी, ये अपने बुक्स रखनी ही रखनी है। इसके अलावा आई थिंक हाँ एक बुक मैं मिस कर रही थी, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ी नहीं है, बट हाँ मतलब रिव्यूज मुझे इसके काफी अच्छे मिले हैं। ज्विफल एंड नैंड्स करके बुक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अब पिक कर लिए जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पिक करके आ रहे हैं, तो ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इन बुक्स का कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है आपको ई लिंक भी मिल जाता है कई बार ना किसी वेबसाइट एंड ऑल पे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बुक्स सजेस्ट कर ही दी हैं। हाँ एक चीज और रहेगी जो मुझे आपको ऑर्गेनिक में बतानी थी, सॉरी इनऑर्गेनिक में, क्रैब ट्री की एक बुक आती है ऑर्गेनोमेटालिक के लिए, क्रैब ट्री, कुछ बच्चे इसको भी फॉलो करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो बाकी 3 ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर है क्रैब ट्री से, है ना। तो डू फॉलो मिस ललेंटार, BD गुप्ता और अजय कुमार,
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दिस वाज़ ऑल अबाउट बुक्स। अब लास्ट आपका जो टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब जो हम कहना चाहिए कि एग्जाम को क्रैक करने का इस लास्ट 1 महीने में, तो प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और वो प्रॉपर टाइम टेबल फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में आपने टाइम टेबल ऐसा बनाया जो आपके अपने डेली रूटीन के हिसाब से सेट ही ना बैठ रहा हो। अपने घर में आपके जो भी काम है, जैसा भी है, उस सबको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि अगर आप टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे तो लास्ट महीने में ऐसा भी हो सकता है कि डिमोटिवेट होते जाओ। अरे यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा, रिवीजन नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। तो टू मेक अ फिजिबल टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकें, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, बुक्स, जहां से भी आपने अब तक पढ़ रखा होगा, आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने जो भी बुक्स एंड लेक्चर्स वगैरह जब भी पढ़ रहे हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ, थोड़े से डिटेल्ड नोट्स, है ना, जिनको आपको बीच बीच में रिवाइज करना है। ट्रेंड्स का मैंने आपको सारा बता ही दिया, पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो सारा ट्रेंड था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी जो बच्चा अभी फ्रेश तैयारी कर रहा है, उनके लिए अब अगर मतलब खुद से देखना चाहता है, तो मैंने आपको वो पीडीएफ का लिंक अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख लेना कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वो ट्रेंड आप खुद देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे आपकी मेहनत बच जाएगी अगर आप वीडियो में दिए हुए सारे एनालॉजी, जितना एनालिसिस पूरा है वो देख लोगे, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आफ्टर प्रिपेयरिंग योर टॉपिक्स। जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसके बाद साथ की साथ क्वेश्चंस करो। पेंडिंग नहीं छोड़ना है कि क्वेश्चंस मैं बाद में कर लूंगी, नहीं, साथ की साथ क्वेश्चंस करो। कुछ क्वेश्चंस तो साथ की साथ कर लो, है ना, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छा है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ उसके बाद नॉर्मल एमसीक्यूज वगैरह भी, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको ये पता लगता है उस 3 घंटे में मेरा जो पूरा जो मतलब एक होता है ना कि पेपर वाला जोन, की पेपर के जोन में जाके हमें कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सारा आपका आप एसेस कर पाते हो, चेक कर पाते हो कि क्या मैं प्रॉपर वैसा जैसा मैं एग्जाम में मुझे सारा एनवायरनमेंट मिलेगा, मैं कैसे वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत बार बच्चों का ऐसा होता है, नॉर्मली भी मतलब परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, बट एग्जाम में नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से मॉक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। मस्ट मेक लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स। छोटे छोटे नोट्स होते हैं, हो सकता है आपके 1 पेज में कर हो जाए, हो सकता है 2 पेज में। क्विक रिवीजन लास्ट पेज नोट्स ये तब के लिए हैं जब आपको लास्ट बिल्कुल एक 4-5 दिन के जो नोट्स होते हैं, लास्ट के 4-5 दिन में फटाफट से सारा सिलेबस देखना है एक बारी कि क्या क्या मेन था क्या नहीं था। उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप भूल रहे होगे, मतलब उनको आप ज्यादा लिखोगे, तो आपको पता है टिप्स हैं, कभी भूल ही नहीं रहे, उनको आप स्किप भी कर जाते हो। तो ये डिटेल्ड नोट्स हैं, ये लास्ट मिनट क्विक रिवीजन नोट्स हैं, ठीक है। इजी टॉपिक्स को आपको पहले रिवाइज करना शुरू करना है, देन डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ते टाइम भी आपको ऐसे ही करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बन सके, इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। कुछ टॉपिक्स अभी भी ऐसा हो सकता है, जैसे 1 महीना बचा है ना, नो डाउट प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एंड ज्यादा से ज्यादा। बट हो सकता है एक आधा टॉपिक जो आपने कभी पहले पढ़ रखा हो, थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो अपना टाइम दिन में डिवाइड कर लो कि मुझे 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे जो भी है मुझे इसके लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए देने हैं, और बाकी के 4-5 घंटे जो भी मुझे अपना करना है, मैं प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। सो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अभी भी आप कोई फ्रेश टॉपिक पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते। आपके पास 4-5 दिन या 6 दिन, आप मान लो कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, कि इसमें आपको कुछ और फ्रेश टॉपिक अगर पढ़ना चाहता है, आपको पता है कि हाँ मैंने पहले एक बार पढ़ रखा है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैं पढ़ सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर कैलिबर है, आपके पास इतनी विल पावर है कि मैं 1 महीना पहले भी एक टॉपिक शुरू करके उस टॉपिक से क्वेश्चंस करके उसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकती हूँ। यू कैन डू इट। सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि डिट्टो किसी की स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो कर लेनी है। ट्रस्ट मी, मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ इससे इसलिए कि आपको हेल्प मिल जाए, बट जरूरी नहीं है कि हूबहू आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं अपना एक तरीका बताती हूँ। मेरा क्या तरीका है, मुझे एग्जाम कोई भी क्रैक करना है, अपने टॉपिक्स देखे मैंने, उसके बाद मैं उसको सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि मुझे डेली के 10 घंटे पढ़ने हैं, 9 घंटे पढ़ने हैं, जितने जो भी हैं, ठीक है, घंटे पढ़ने हैं। तो मेरे को एक टॉपिक के लिए मुझे 6 घंटे चाहिए इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। तो मैं आर वाइज करती हूँ कि मेरे पास 30 डेज है, 30 डेज इंटू सपोज करो मैं डेली के 10 आवर्स कह रही हूँ, तो मेरे पास 300 आवर्स हैं। 300 आवर्स में मुझे टॉपिक को रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बंद होता, आपका बिल्डअप होता है कि अच्छा मेरे पास 300 घंटे हैं, सो मैं 300 घंटे में बहुत कुछ कर सकती हूँ। सो आई डू दैट वे। सो इसलिए मैंने कहा कि आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो आप लोग ये आर वाइज भी मतलब कर सकते हो, एंड मार्क्स के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से प्रिपेयर एंड रिवीजन करो, तो ही एग्जाम क्रैक होगा। दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क आप कर चुके हैं, स्मार्ट वर्क का काम है रिवाइज आपने बार बार जरूर करना है। इस आखिरी महीने में अगर रिवाइज नहीं किया है, कुछ टॉपिक पहले पढ़ रखे थे अब बाद में देख लूंगा, रिवाइज नहीं किया है, कोई फायदा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है, तभी बता रही हूँ। रिवाइज जरूर करके जाना। एंड हेल्थ और अपनी नींद से, अपने खाने पीने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि हम अपना नींद में मतलब कम कर लें, 7 घंटे अगर आपको चाहिए तो आप 4 घंटे पे आ जाओ, खाना कम कर लो, थोड़ा बहुत वॉक जो करते थे वो कम कर लो। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी ना एक दूसरे ज़ोन में चली जाती है। दिमाग थकता है, शरीर थकता है इस टाइम में, आपको रेस्ट भी चाहिए सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये आपके कुछ लास्ट मिनट आप ये कह सकते हो कि ट्रिक्स हैं जो एग्ज़ाम के पहले आपको फॉलो करने हैं लास्ट के 1 महीने में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ यार, प्लीज़, बहुत मेहनत से बनती है एक वीडियो, बहुत शिद्दत से बनाती हूँ मैं। इसको प्लीज़ आगे शेयर करो एंड प्लीज़ अगर आपको इतनी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा जब लाइक्स आते हैं। कमेंट्स जब बहुत सारे आते हैं, कमेंट्स में रिव्यूज़ भी, सजेशन भी, क्वेरीज, ईच एंड एवरीथिंग, है ना? तो अच्छा लगता है एंड आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो काम करने के लिए, जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है? एंड अभी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की आगे और सब टॉपिक्स की वीडियो आने वाली हैं कि इनऑर्गेनिक की अलग, फिजिकल ऑर्गेनिक की अलग। इसमें आपको सब टॉपिक्स कौन-कौन से पढ़ने हैं, है ना? ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटालिक में और फर्दर अगर मैं डीप में जाऊँ तो भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो वाली चीज़ें। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी एंड ऑल द बेस्ट। डोंट गिव अप, तैयारी करते रहो, इसी वाले एग्जाम के लिए तैयारी करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी खत्म नहीं हो रही है, अगला वाला क्वालीफाई कर लेना। तो प्रेशर लेके नहीं करना है, बट थोड़ा-सा प्रेशर होना चाहिए। एक होता है ना थोड़ा-सा डर, थोड़ा-सा प्रेशर कि हाँ भाई मुझे करना है। ऐसा भी लीनिएंट ना हो जाओ कि नहीं अगले में कर लेंगे। वो एटीट्यूड रखोगे तो अगला कभी नहीं आता है, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।